गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आज हम लोग जो है वो टेस्ट का जो आपने दिया है उसका सॉल्यूशन के लिए डिस्कशन करने वाले हैं। अब आपको आंसर में या आपने जो भी पूरे चैप्टर का जो रिवीजन किया है उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो भी डाउट आ रहे हैं तो 1 बाय 1 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, तो शायद उसके बाद आपको क्लियर हो जाए। अगर उसके बाद भी आपको क्लियर नहीं होता है तो भी कोई टेंशन, आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे का डिस्कशन हम लोग फटाफट आज सॉल्यूशन के रूप में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रिक्टली मैक्रोबायोमोलिक्यूल। तो आप जानते हैं कि मैक्रोबायो स्ट्रिक्टली लिपिड जो है वो नॉट ए मैक्रोबायोमोलिक्यूल। क्यों? उसके पीछे दो रीजन, क्योंकि यह एक तो लिपिड सॉल्युबल पूल में होता है, लिपिड सॉल्युबल पूल में आता है तो यह मैक्रोबायोमोलिक्यूल, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था? तो 800 डाल्टन के कम था, 800 डाल्टन से कम था, तो इसलिए इसको स्ट्रिक्टली मैक्रोबायोमोलिक्यूल नहीं कर सकते हैं। ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट एक्ट एज ए टॉक्सिन इज, तो एवरीन एक टॉक्सिन है, एवरीन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिन है, यह हमने पढ़ाया है आपको। ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट इज अल्कलॉइड इन नेचर इज, तो अल्कलॉइड नेचर आप देख सकते हैं वह है कोडीन। ओके। 94, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल इन्वेलप इज, तो पेप्टिडोग्लाइकन दोनों चीज में आता है। ऐसे बैक्टीरियल सेल में दो चीज थे। बैक्टीरियल सेल का सेल वॉल, सेल इन्वेलप का मतलब यहां पर बात हो रही है बेटा सेल वॉल की, और सेल वॉल उसका बना होता है NaM और NAG, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और ये दोनों जो है वह हेट्रोपॉलीमर हैं। ओके, तो वह हेट्रोपॉलीमर होगा। 95, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज, तो एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वह कोलाजेन, और प्लांट में आपको रूबिस्को बताया है मैंने। फिर 96 देखिए, द एमिनो एसिड इन ए प्रोटीन आर हेल्ड टुगेदर बाय, तो एमिनो एसिड किस बॉन्ड से बनता था? एमिनो एसिड, हमने बार बार इस चीज आपको बताया है, एमिनो एसिड फिर एमिनो एसिड, तो यहां पर जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ओके। 97, ए प्रोटीन विच एग्जिबिट बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर इज, उसका एग्जांपल है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर का फिब्रोइन, ठीक है, एग्जांपल हम बताए हुए हैं आपको। फिर 98, एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन विथ क्वाटनरी स्ट्रक्चर इज, तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल जो है वह हेमोग्लोबिन, ठीक है। उसके बाद आइए लेसिथिन इज ए, लेसिथिन यानी 99, लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड, जिसका स्ट्रक्चर भी हमने बनाया है फॉस्फोलिपिड, यानी इस तरह से हमने बनाया था, आपको बना के दिखाया है ये, और हमने बोला था कि ये पार्ट पोलर होता है और ये पार्ट नॉन पोलर होता है, तो वो लेसिथिन या फॉस्फोलिपिड ही है। उसके बाद 100 क्वेश्चन, द पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन RNA इज, तो हम बार बार आपको बताए हैं क्वेश्चन नंबर 100 में कि RNA मतलब R फॉर राइबोज और R फॉर RNA, और जबकि DNA में D फॉर DNA और D फॉर डीऑक्सी राइबोज। आसानी से याद रखने का तरीका है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। 101, न्यूक्लियोटाइड इज, यानी एक न्यूक्लियोटाइड हमारा क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड में ये 101 न्यूक्लियोसाइड, हमने न्यूक्लियोसाइड में आपको बताया था कि शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस वो 5 तरह के, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, ठीक। तो उन 5 में से कोई भी एक नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोसाइड।
यानी इसमें फॉस्फेट ग्रुप साइड हो गया है, नहीं है। लेकिन जब शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, यानी फॉस्फेट को साइड कर दिया, और ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, यानी फॉस्फेट ग्रुप को बांध लिया। तो ये अंतर होता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में, सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप का। 101 में, ये 102 का आंसर आइए अब फटाफट देखिए इधर 102 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 102, in DNA molecule adenine of one strand base pair with, ओके, डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन, आपको पता है कि हम आपको बताए हुए हैं कि ए हमेशा बाइंड करता है किसके साथ, टी के साथ, यानी एडेनिन बाइंड करेगा थायमीन के साथ, आंसर थायमीन। 103 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नाइट्रोजिनस बेस ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर ज्वाइंड बाई, नाइट्रोजिनस बेस, आपको पता है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम बताए थे, ये इधर मान लो कि ए है और इधर टी, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वह होगा, दोनों किस बॉन्ड से बन जुटेंगे, तो वह था हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रक्चर को याद कीजिएगा। 104 में आइए क्या कह रहा है, द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाई, आपको पता है नाम, वाटसन एंड क्रिक, हमने इसको बताया है आपको। 105 में कह रहा है, इन द 5 एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, 5 एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कौन सा है, तो आपको बताए थे स्ट्रक्चर इस तरह से बना करके कि अगर बार बार ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुटेगा तो 5 एंड का मतलब 3 एंड का मतलब यहाँ पे क्या आता है लास्ट में CH2OH, या यहाँ पर CH2 और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा, तो 5 एंड का मतलब ये 5 नंबर का कार्बन, तो वही चीज है यहाँ पे, द 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर इज फ्री, यानी ये फ्री ग्रुप है, पेंटोज शुगर इज फ्री 5th कार्बन का। ठीक, उसके बाद आइए यहां पर, इन डीएनए यूरासिल इज रिप्लेस्ड बाय, आपको पता है कि डीएनए में यूरासिल के जगह पर क्या होता है, यूरासिल के जगह पर इसमें थायमीन होता है, और जबकि आरएनए में आपको यहीं पर इसका भी करा देते हैं, और आरएनए में पूछ सकता है आपसे कि थायमीन रिप्लेस बाय, तो उल्टा कर दीजिए, थायमीन रिप्लेस बाय यूरासिल हो गया, एस से लिख सकते हैं आप यूरासिल। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है, इन ग्लाइसिन द आर ग्रुप इज रिप्लेस बाय, इन ग्लाइसिन में आर ग्रुप जो है वो किससे रिप्लेस होता है, तो आर ग्रुप जो है वह सिर्फ हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, हम ये भी आपको लिखा चुके हैं, ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि किसी भी अमीनो एसिड में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक कार्बन, ठीक, उसके बाद 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर कर देते हैं हम, ये 1 अमाइनो ग्रुप, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 1 OH और 1 अल्काइल ग्रुप। तो ये जो R ग्रुप है, यहां पर R ग्रुप की जगह पर इसमें H भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, या कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, या डबल एक और CH-OH भी हो सकता है। तो जब COOH एक और हो जाएगा तो वो एसिडिक, या एक और अमाइनो ग्रुप हो जाएगा तो वो बेसिक। इसी R ग्रुप के अकॉर्डिंगली जो एमिनो एसिड है उसका नेचर डिपेंड करता है। तो ग्लाइसिन पूछे तो ग्लाइसिन में इस R की जगह पर H हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, ज्यूटर्स आयन आर आयोनाइज स्पीसीज ऑफ, ज्यूटर्स आयन आयोनाइज स्पीसीज है किसमें, एसिडिक एमिनो एसिड में, बेसिक एमिनो एसिड में, न्यूट्रल एमिनो एसिड में। तो ज्यूटर्स आयन का मतलब ही है कि जिसके ऊपर एक तरफ पॉजिटिव और दूसरे तरफ निगेटिव चार्ज हो, तो आप इसको ऑल ऑफ दिस कर दीजिए। फिर आइए, यानी 108 में ज्यूटर्स आयन का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। जैसे अगर ज्यूटर्स आयन हम बनाए यहां पर, तो COO इधर और NH3 यहां प्लस, यहां पे आप R और यहां पर H दे सकते हैं, इधर प्लस तो इधर निगेटिव, यानी दोनों आयन एक साथ है, दैट इज ज्यूटर्स आयन।
तो ये सभी में होता है, यानी सभी किसी भी सॉल्यूशन में इसको देख सकते हैं। अब आइए 109 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड, नॉन एसेंशियल एंड आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, आर नॉट नीडेड इन आवर डाइट। तो मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड का मतलब जो हमारे बॉडी में नहीं बनेगा, लेकिन उसको तो लेना जरूरी है, तो उसको कहां से लेंगे? अपने डाइट से यानी फूड से लेंगे। तो जो हमारे बॉडी में नहीं बन सकता है उसको एसेंशियल, और जो हमारे बॉडी में बन सकता है उसको नॉन एसेंशियल, यानी खुद ही बना सकते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है। जैसे कहने का मतलब, आपके घर में मान लो एग्रीकल्चर होता है, और एग्रीकल्चर में आपके घर में क्या बन रहा है? मान लो कि आप राइस आपके घर, आपके एग्रीकल्चर फील्ड में होता है, आपने राइस की खेती की है, ठीक है? तो क्या आप खेती करने के बाद उसे मार्केट से खरीदोगे? नहीं, वो आपके लिए एसेंशियल नहीं है। जो आप जिस चीज का आपने एग्रीकल्चर नहीं किया है उसको आप मार्केट से परचेज करोगे। तो उसी तरह हमारे बॉडी में जो बना तो वो नॉन एसेंशियल, जो नहीं बन सकता है वो एसेंशियल, यानी उसको डाइट से लेना पड़ेगा। तो यहां पर उसके हिसाब से देख लो, आर सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, यस वो नॉन एसेंशियल होता है। आर नॉट नीडेड इन आवर डाइट, यानी डाइट में नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो बोथ 2 and 3 यानी 104 का ऑप्शन आप 4 सही कर सकते हैं। ओके, अब आइए 110 मेटाबॉलिक फ्लक्स इज रेगुलेटेड बाय। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कौन कर रहा है? एंजाइम। इतने दिन से हम लोग एंजाइम ही पढ़ रहे थे। ओके, 111 प्रोटीन विच कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग वर्ल्ड आर नोन एज। फिर से बात वही आ गई, ये सब एकदम इजी क्वेश्चन है, एंजाइम की बात हो गई यहां पर। ओके, 112 देखिए, राइबोजाइम आर। राइबोजाइम हम आपको बताए थे कि यह एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है। तो राइबोजाइम क्या है? एक तो राइबोजाइम इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, यानी यह एक तरह से आरएनए है। 113 द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर इज। आपको पता है रूबिस्को, उसको मोस्ट अबंडेंट एंजाइम को क्या कहते हैं? यानी एनिमल वर्ल्ड का नहीं, पूरे बायोस्फीयर का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अगर पूछा जाए या एंजाइम पूछा जाए तो रूबिस्को ही होता है। मोस्ट अबंडेंट या तो प्रोटीन कहें या फिर पूछ दिया आपसे मोस्ट अबंडेंट एंजाइम भी पूछ दे तो दोनों का आंसर रूबिस्को कर सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है, क्योंकि सबसे ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम इज। टाइटली बाउंड होता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर टाइटली बाउंड हुआ है, और लूजली अगर बाउंड होता है, अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दें कि अगर लूजली बाउंड है तो 3 चीज आया था कोफैक्टर में, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड ये मेटल एनायन। तो कोएंजाइम लूजली होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंड। जबकि यहीं पर अगर आपसे पूछ दें कोएंजाइम और कोएंजाइम रहेगा बेटा तो लूजली बाउंड होता है। Coenzyme is loosely bound and prosthetic group is tightly bound. Next question, bacterial pathogen can be controlled by। तो बैक्टीरियल पैथोजेन सल्फा एनिलामाइड जो है उसका हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को। सल्फामाइड आपको हम बताए हुए हैं जो पैथोजेन के ग्रोथ को भी रोकता है। तो ये कैसे रोकता है? सल्फा नीला माइड, शायद आपको याद आए या ना आए लेकिन फिर भी बोल देते हैं आपको। जो फॉलिक एसिड आया था, हमने आपको वीडियो लेक्चर में पूरा ये डिटेल दिया है। तो फॉलिक एसिड है, वो फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को क्या कर रहा था? इनहिबिट कर देता, यानी रोक देता है। जब फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तब बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं यानी उसको इनहिबिट कर दिया, तो वही चीज है। अब आइए 116 नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज। ऑब्वियस ही बात है, एंजाइम को हमने 2 पार्टों में बांटा है। ओके,
एंजाइम इस तरह से हमने, आपको अगर याद आए तो आप फटाफट देखो, एंजाइम को इस तरह से हमने दो पार्ट में किया था। एंजाइम को, यानी वैसे एंजाइम को, दो तरह का एंजाइम था, एक सिंपल एंजाइम, दूसरा होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में एक प्रोटीन वाला पार्ट जो होता है उसको एपो एंजाइम, ये हो गया एपो एंजाइम, और दूसरा जो पार्ट था वो है कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर ही थ्री टाइप्स के हमने बांटा था। एक को बोला था आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकेंड वाला पार्ट क्या था, तो कोएंजाइम। और थर्ड पार्ट में मेटल्स और आयंस। याद आ गया होगा आपको अब सारा बात। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक, यानी जो पॉलीमर नहीं है। तो आपको हमने शुरू में ही बताया है क्वेश्चन 117 का कि लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर। लिपिड खोल के देखिएगा, मिलेगा आपको उसमें 118 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम। अब देखो, एपो एंजाइम इक्वल टू नहीं, एपो एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम हो सकता है, नहीं, होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ये दोनों को मिला के होलो एंजाइम बनता है। देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन यहीं पर क्लियर हो गया, होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, ये कर सकते हैं, सही है बाकी सारा चीज। अब 118 का आंसर आपको यहीं से मिल गया। 119 क्या कह रहा है, 119 ए नॉन प्रोटेनियस एंजाइम इज, ऑब्वियस सी बात है, राइबोजाइम। नॉन प्रोटेनियस एंजाइम इज राइबोजाइम, या राइबोजाइम का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आइए 119 हो गया। 120 involved in stabilizing the three-dimensional folding of most protein। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो फोल्डिंग, तो आपको पता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी वहां पे सारा चीज हमने आपको बताया था। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन। मोस्ट प्रोटीन को थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कौन स्टेब्लिश करता है, तो वहां पे सब बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आपका पेप्टाइड बॉन्ड, तो दो एमिनो एसिड को जोड़ता ही है, और ईस्टर बॉन्ड जो स्टेरिफिकेशन हुआ, तो ईस्टर बॉन्ड उसको मोस्ट प्रोटीन को स्टेबलाइज करता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। अब 121 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली, यानी इस तरह से ग्राफ अगर हम आपको दिए थे, ये ग्राफ जो है वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी के लिए है। अगर याद करेंगे आप तो ये डॉट डॉट डॉट, और ये इधर ये क्या बन रहा था, प्रोडक्ट, ये क्या था, सबस्ट्रेट। यानी कि जब हम एंजाइम मिलाते हैं तो सिर्फ इतना ही एक्टिवेशन एनर्जी लगता है, लेकिन जब एंजाइम अगर नहीं होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत ज्यादा हो जाएगी। ये एई का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्टिंग या प्रोसीडिंग ऑफ द एनी रिएक्शन। किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसका एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर यहां पे एंजाइम मिलाते हैं तो उसकी जरूरत कम पड़ जाती है, और नहीं मिलाते हैं तो जरूरत ज्यादा पड़ जाती है। तो आपको ये ग्राफ दिया है, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। और यहां पर इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का मतलब, इंडोथर्मिक का मतलब कि जिस रिएक्शन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जिस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये दोनों बातें हो जाती हैं। तो यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यहां पर प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और बी में कह रहा है इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। बस आपको कंफ्यूजन यहां पर इंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी ए और द गिवन ग्राफ करेक्टली, ओके, विथ एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ, हाँ, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में ज्यादातर जनरली क्या होता है, तो रिएक्शन के बाद एनर्जी रिलीज होते हैं, बनते हैं, ठीक है।
आइए उसके बाद 122 में ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, ए टिपिकल ये फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल किससे बना होता है? तो ज्यादातर फैट मॉलिक्यूल जो होते हैं वह बने होते हैं एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, जिसे ट्राइग्लिसराइड हम लोग कहते हैं। मोनोग्लिसराइड यानी ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, इनका जैसे चैन बनता है, 3 H2O रिलीज होते हैं और तब ये तीनों आपस में, यानी फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल और एक ग्लिसरॉल जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। और वही चीज कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सॉरी हाँ 120 द टिपिकल मॉलिक्यूल, तो क्या है 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। 122 हो गया। 123 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, पहले में ही ऑप्शन हमको मिल गया। ग्लाइसिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग नहीं होता है। सल्फर कंटेनिंग आपको हमने अधिक से अधिक 3 या 2 ही आप बोल सकते हैं। जैसे सल्फर अगर नहीं याद हो तो आपको हम यहां पे लिखा देते हैं, सल्फर कंटेनिंग में 3 ही आते हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मेथियोनिन। तो और ये तीनों में सल्फर नहीं है, कोई नाम सल्फर आया नहीं, तो सल्फर कंटेनिंग ग्लाइसिन हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमें मिल गया। अब 124 विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज नॉट हैव ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, किस बायोमोलिक्यूल में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होता है? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड में नहीं होता है भाई। ओके 1 मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है अलग। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज नॉट हैव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, न्यूक्लिक एसिड इन ए न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड इन डाइग्लिसराइड, मोनोसैकेराइड इन ए पॉलीसैकेराइड, एमिनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड। Okay, does not have, which of the following biomolecule does not have a phosphodiester bond? ओके यस, ऑप्शन फर्स्ट गलत है यहां पर। अब आप सोचेंगे क्यों? ये क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन 1 जो है ये आंसर होगा। क्यों? अब आपको कंफ्यूजन आ सकता है, पूरा का पूरा आप ये हो सकते हैं। क्यों? अगर ये देता न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, न कि न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड में। उल्टा, न्यूक्लिक एसिड किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से, ना कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड से बना है। 2 अलग अलग स्टेटमेंट है। हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनता है, ना कि न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो इस वजह से यहां पर आंसर फर्स्ट हो गया, ये गलत स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आइए 125 द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फाउंड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, तो आप जानते हैं वह काइटिन के बने होते हैं, और काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ, क्या होता है? काइटिन द पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, NAG जिसे आप बोलते हैं। तो काइटिन के बने होते हैं आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन पार्ट। अब नेक्स्ट आइए नेक्स्ट 125 के बाद 126 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू RNA, RNA के ऊपर कौन एप्लीकेबल नहीं होता है? तो चारगॉफ रूल नॉट एप्लीकेबल इन RNA। अब आप सोचें सर आपने ऐसा कुछ बताया नहीं था। अरे हमने क्लियर बोला था चारगॉफ रूल किसके लिए? DNA के लिए। क्यों? कि DNA
डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से, यानी हमने उसमें बताया था A इक्वल टू टी और C इक्वल टू जी, और A और T के बीच में डबल बॉन्ड और C और G के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये दीज आर एप्लीकेबल ओनली ऑन डीएनए एंड आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। तो जब सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे तो यहां पर आप सोच सकते हो कि A इक्वल टू यू नहीं हो सकता है, यू होगा लेकिन, ठीक है, डबल हेलिक्स नहीं है ना, सिंगल हेलिक्स है, तो यहां पर इस तरह का कोई रूल नहीं एप्लीकेबल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 127 क्या कहता है? इन सी यूरचिन अर्चिन डीएनए which is double stranded 17% of the base pair bases where should be cytosine। 17% क्या कह रहा है? सी है। ओके, 17% सी। द परसेंटेज ऑफ द अदर 3 बेस एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन द डीएनए। तो आपको पता है, आसानी से निकाल सकते हैं भाई, सी इक्वल टू जी, तो यानी कि 17% क्या हो जाएगा? जी। अब 17 कितने हो गए? 34%। अब 100% माइनस 34 कितना आ जाएगा? 6, और इधर 9 में से 6, ठीक है, 100 ये तो 66, और 66 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 33%। यानी अब आप ऐसे कर सकते हो, 33% क्या हो जाएगा? 33% ए एंड 33% टी। देख लीजिए, ये जिसमें मैच करे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो G इक्वल टू कितना? G इक्वल टू 17%, A इक्वल टू 33%। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 128 को, जो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द केम ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट। केम का मतलब यहां पर क्या था? 128 केम का मतलब था माइकेलिस कांस्टेंट। माइकेलिस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की वजह से माइकेलिस कांस्टेंट में कोई इफेक्ट का मतलब नहीं है। माइकेलिस कांस्टेंट का रिलेशन किससे है? सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से है। तो सबस्ट्रेट के जिस कंसंट्रेशन पे एंजाइम का मैक्सिमम एफिनिटी अपने आप को हाफ कर ले, उसको कहते हैं माइकेलिस कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर ये आंसर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आइए 129, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। इनकरेक्ट है किसके रेस्पेक्ट में? एंजाइम के एक्शन में। ये बहुत फोकस करना पड़ता है, कौन सा करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसकी वजह से ऑप्शन गलत लग जाते हैं। तो यहां पर नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो सबस्ट्रेट बाइंड विथ एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, ये करेक्ट है। द एडिशन ऑफ lot of succinate does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate। ये इनकरेक्ट कर रहा है। malonate क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था, एग्जांपल। ओके, तो यहां पर ये देखिए, ऑक्सैलोएसीटेट और मैलोनेट, ये सब इनहिबिटर वाले टॉपिक में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के एग्जांपल में हम आपको करा चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 130। तो क्वेश्चन नंबर 130। ओके, तो 130 को देखिए। अब आइए 130 में। 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट मतलब जो दोबारा टूट करके किसी और सिंपलेस्ट में नहीं होगा, यानी सॉल्युबलाइज नहीं होगा, तो वह है सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। माल्टोज टूटेगा, माल्टोज टूट करके हमें दे देगा किसमें? ग्लूकोज में। फिर फ्रुक्टोज, ये सुक्रोज जो है वो टूट करके फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में, तो ये नॉन रिड्यूसिंग में आता है। और लैक्टोज
टूटेगा तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर क्वेश्चन नंबर 131, 131 क्या मतलब हुआ? ए फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ। फॉस्फोग्लिसराइड किससे मिलकर बना होता है? फॉस्फोग्लिसराइड इज मेड अप ऑफ, तो फॉस्फोग्लिसराइड ओनली ए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं, a saturated or unsaturated fatty acid esterified to a glycerol molecule with a phosphate group is also attached। यहां पर ये सही हुआ, यानी ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट प्लस फैटी एसिड, और ये जो फैटी एसिड होंगे वो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, या तो सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड, दोनों में से कोई भी जुड़ सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका, ये होना इतना जरूरी है किसके लिए? तो आपका फॉस्फोग्लिसराइड के लिए। फॉस्फो वर्ड ही लगा हुआ है, ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल होगा, और आईडी का मतलब फैटी एसिड के रेस्पेक्ट में। 131 के बाद में आइए 131, यहां पर फिर से एक फिगर दिया है, और फिगर देने के बाद में आपसे पूछ रहा है कि ए, फिर उसके बाद में बी, सी और डी। तो आप यहां पर देखो, ए का मतलब क्या है? तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए है, यानी ये पॉइंट ट्रांजिशन स्टेट का हो गया। उसके बाद में बी, बी का मतलब हो गया, तो वो इधर पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था, इस तरह से ग्राफ हम बनाए थे डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे क्या था? पोटेंशियल एनर्जी, ये सबस्ट्रेट, ये प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट, और ऐसे डैश दे करके दिखा रहे थे हम लोग, ठीक है, दोनों पे। तो वहां पर ए में हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट, बी में पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये एक्सिस पर, इधर के एक्सिस पर, ये एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखो इसके हिसाब से आंसर जो है आपका 2 हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट आइए 132, 130, ओके 132 हमारा हो गया। ये 133 क्या कह रहे हैं? एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बॉन्ड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड, तो उसको होलो एंजाइम। अब इसमें क्या कहना है? 134 टेलोमेरेज इज एन एंजाइम विच इज ए, तो टेलोमेरेज, अब आप ये ना कहना कि सर ये कैसा चीज है, ये टेलोमेरेज आपको आया होगा वहां पर भी सेल साइकिल और सेल डिवीजन में, ओके। तो यह एक टेलोमेरेज जो है वह राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन में से एक है। उसके बाद आइए 31, 35, the 4 elements that make up 96% of all the elements found in living system, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चारों मिलकर के ही जो है वह सबसे ज्यादा, जितने भी, क्योंकि जितने भी आप देख लो हमारा बॉडी में सबसे ज्यादा क्या क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, और ये चारों में, यानी लिपिड में भी ये मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट में भी मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड में मिलेगा, और प्रोटीन में भी मिलेगा। तो ये 4 एलिमेंट ही हमारे बॉडी के सारे कंस्टिट्यूएंट को मेन रूप से बनाते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल पोटेंशियल, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट आर एडवाइज टू यूज, तो डॉक्टर से क्या करते हैं? ग्राउंडनट, मार्जिन एंड वेजिटेबल ऑयल का यूज करने के लिए कहेंगे। तो इसका भी 2 आप देख लीजिए, ये सब कराया हुआ है आपको। 37 में 137 एसेंशियल अमीनो एसिड, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, फिनाइलएलामाइन। 38 में लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर, तो हाइड्रोफोबिक होता है। द मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्ट एज, तो मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू एक्ट एज तो कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो इसकी बात को याद रखेंगे। 138 कोफैक्टर ऑफ एंजाइम का मतलब एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट। 139 में आइए, ओके 139 होगा 140, 140 में हमारा क्या कह रहा है? न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इस न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय शुगर, तो
फॉर्म्ड बाय किसे, तो शुगर बेस फॉस्फेट, बेस शुगर OH, नहीं शुगर बेस, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट का मतलब नाइट्रोजिनस बेस, प्लस शुगर का मतलब राइबोस शुगर, और प्लस फॉस्फेट ग्रुप, यही तो तीन था। वही चीज को ऐसे दे दिया है, बेस का मतलब नाइट्रोजिनस बेस, शुगर का मतलब राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस यानी पेंटोस शुगर, और फॉस्फेट ग्रुप। हो गया 141। अबाउट 98% ऑफ द मास ऑफ every living organism is composed of just 6 एलिमेंट इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड, तो उसके बाद कैल्शियम एंड फास्फोरस। आप देख लेना कि कंस्टिट्यूएंट में कैल्शियम 1.5% हम दिखाए थे आपको ग्राफ टेबल देकर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल एमिनो एसिड, तो वैलिन इज ए न्यूट्रल एमिनो एसिड, ग्लूटामिक, arginine, valine, asparagine, तो valine is neutral. The most unsaturated fatty acid is, unsaturated सबसे ज्यादा कौन, एराकिडोनिक एसिड होता है। Which of the following is a nucleotide, थाइमिडीन, साइटोसिन और थायामीन। यूरिडाइलिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड है, मतलब यूरिडाइलिक एसिड पूरा नाम है या इसी को यूरिडाइलिक एसिड या इसी का यूरिडाइलेट भी बोल सकते हैं। यानी इसमें तीनों चीज है, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, तीनों चीज होगा। ओके, नेक्स्ट आइए 145। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अमीनो एसिड एंड देयर फंक्शन, इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अमीनो एसिड एंड देयर फंक्शन, तो टायरोसिन कन्वर्टेड इनटू इपिनेफ्रिन, इनकरेक्ट पूछा, ये करेक्ट है। टायरोसिन जो है वो कन्वर्ट करता है एपिनेफ्रिन हार्मोन को। ग्लाइसिन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ हीम, सही है। ट्रिप्टोफान हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, ये भी सही है। तो हिस्टिडीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हिस्टामिन बाय ए रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप, हिस्टिडीन जो है हिस्टामिन का भी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एमिनो एसिड एंड देयर फंक्शन, ओके, हिस्टिडीन जो है वह इनकरेक्ट में ही आएगा, बट इसको एक बार बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक हमें मिला 46, 146, इसको मैं आपको ग्रुप में देख के कन्वर्ट के बताता हूं आपको फाइनल, सॉरी 146 नहीं 145 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आइए, अब आपका क्वेश्चन है 146। इन माल्टोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, माल्टोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, पता है, कार्बन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड कार्बन ऑफ 4 ऑफ सेकंड ग्लूकोज, यानी अल्फा 1,4 या बीटा 1,4 का बताए थे, 1,4 के बीच में ही बनता है। ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इज, तो मैलेट, मैलोनेट, ऑक्सैलो एसिटेट, ऑब्वियस बात है मैलोनेट और ऑक्सैलो एसिटेट, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए हैं ये, तो इसका दोनों हो जाएगा, मैलोनेट एंड ऑक्सैलो एसिटेट भी हो जाएगा। उसके बाद में 148 में आइए, क्या कह रहा है, द गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द मोनोसैकेराइड नोन एज, स्ट्रक्चर क्लियर दिया हुआ है तो वो राइबोज का है। काइटिन प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटल आर्थ्रोपोड इज, पॉलीसैकेराइड आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब ये मत कहना आपकी ये डिस्कशन नहीं किए, ये सब पहले भी आ चुका है, आप अपने नोट्स में स्ट्रक्चर निकाल के देखेंगे, ये इसका नाम हम लिखे हुए हैं। अभी काइटिनस, काइटिन लिखा हुआ अभी तुरंत हम मिटाए हैं, तुरंत आपको डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जाएंगे यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो आप देखो ट्रायोज 3 कार्बन का, ग्लूकोज यानी 6 कार्बन का, माल्टोज डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन, ग्लूकोज इज स्टोर एज ग्लाइकोजन इन, तो हमारे लीवर में और मसल्स में होते हैं, तो लीवर ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद ए सेलुलोज मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज, द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए सेलुलोज इज, तो लगभग 6000 मॉलिक्यूल से मिलकर 6000 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आपस में जुड़ करके सेलुलोज को बनाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच गिव्स ए 3-डायमेंशनल व्यू इज, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव्स ए 3-डायमेंशनल व्यू इज, तो उसको टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं, 3-डायमेंशनल व्यू देगा तो। द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन वुड बी ए, तो 3 रिएक्शन यानी R1 R2 R3 दिया हुआ है, 3 फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है यानी ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो ट्राइग्लिसराइड।
द गिवन फैटी एसिड इज नोन एज, यानी कितना टोटल कार्बन देख लीजिए आप इसमें, 3 और 2 7 और 3 10 11 12 12 और 7 12 और 7 19 और 20 1 3 7 3 10 10 2 12 12 7 12 7 19 और 1 20 20 है। तो पाल्मिटिक एसिड, ओलेइक एसिड, एस्टेरिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, आई थिंक ओलेइक एसिड होना चाहिए। एराकिडोनिक एसिड कितना था? एराकिडोनिक एसिड आई थिंक 18 कार्बन का था इंक्लूडिंग COOH, और ये होगा तो ओलेइक एसिड होगा यानी 20 कार्बन इंक्लूडिंग COOH। ओके, फिर आपको आ जाइए 156 का न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट। न्यूक्लिक एसिड कैसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर देता है, हमने क्लियर बता रखा आपको। द बैकबोन ऑफ ए DNA मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सुगर फॉस्फेट सुगर चेन, सुगर फॉस्फेट और सुगर चेन। ओके, 158 आइए, द सीक्वेंस ऑफ, इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाया था आपको अगर नहीं याद है तो फिर से मैं बता रहा हूं। 157 इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाया था तो इसको हम बैकबोन बोले थे, और ये जो बैकबोन बना हुआ है DNA का, बैकबोन ऑफ DNA, तो ये किसका बना हुआ था? ये सुगर प्लस फॉस्फेट का बना हुआ था, और यहां से ऐसे A और T जो दिखा रहे थे तो ये नाइट्रोजिनस बेस था। उसके बाद आइए 158 ऑफ DNA स्ट्रैंड इज AGGAGAA दिया हुआ है, देन द सीक्वेंस ऑफ द बेस इन। अब देख लो उसका जस्ट अपोजिट, जहां पर A है तो उसके जगह पे क्या आएगा? T। उसके बाद देखो G है तो उसके जगह क्या आएगा? C। फिर G है तो C। उसके बाद A है तो A के जगह पे क्या आएगा? T। और फिर G है तो यहां C और A है तो T और T। ऐसा सीक्वेंस जिस ऑप्शन में मिलता है वो देख लो। थर्ड नंबर देखिए TCC TC CTT, हो गया ये आंसर, ये जिसमें मिल रहा था थर्ड में देखो यही आंसर आ रहा है। उसके बाद 159 RNA इज ए पॉलीमर ऑफ, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड, RNA राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। उसके बाद में आइए tRNA कंस्टिट्यूट अबाउट, tRNA कितना है? 15% ऑफ द टोटल RNA इन DNA साइटोसिन पेयर विथ, तो DNA में साइटोसिन पेयर विथ किसके साथ? ग्वानिन के साथ। 162 आप ये देख लो स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक अमीनो एसिड का, गिवन अमीनो एसिड इज, और नीचे क्या लगा हुआ है? एक अमीनो ग्रुप है एक CL नीचे में, तो यह एक एसिडिक होगा क्योंकि 2 COOH हैं, एक ऊपर में एक नीचे में COOH ग्रुप है, तो यह क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। विच ऑफ द 163 विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड कहने का मतलब तो लाइसिन एंड आर्जिनिन बेसिक एमिनो एसिड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम, ग्लाइसिन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 165 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहलिक एमिनो एसिड पेयर। अल्कोहलिक एमिनो एसिड पेयर में तो थ्रियोनिन एंड सेरीन ये दोनों अल्कोहलिक है। नोट्स खोलेंगे आपको फिर से सारा चीज मिलेगा। लाइसिन इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड बिकॉज, लाइसिन जो है वो एक एसेंशियल एमिनो एसिड है। क्यों? तो लाइसिन इसलिए क्योंकि वह इट इज नॉट फॉर्म इन द बॉडी एंड हैज टू बी प्रोवाइडेड थ्रू डाइट, जिस जो हमारे बॉडी में नहीं बनेगा वो एसेंशियल हो जाएगा जो हम डाइट से लेंगे। 67 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज रिलीज्ड, किस में? तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, कन्वर्जन ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड, और कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड। तो आप देखो एनर्जी इज रिलीज होगा, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड में एनर्जी रिलीज होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड, दो छोटे छोटे जब जुड़ के बड़ा बनते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगा, लेकिन जब कोई बड़ा टूट के दो छोटा बनेगा तो उसमें एनर्जी बनेगा, बस इतना जान जाओ। तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, यानी पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, इसको मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए क्या है, पहले में क्या कर रहा है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ग्लूकोज
बेटा 6 कार्बन का टूट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड देता है, या उसी को पायरुवेट करते हैं। और पायरुविक एसिड कितने? तो 3 कार्बन का। देखो 2 मॉलिक्यूल दिया है तो 3 कार्बन इंटू 2 इक्वल टू 6 कार्बन हो जाएगा। तो बड़ा टूट के 2 छोटा दिया है तो इसमें क्या निकलेगा? जनरली एटीपी निकलता है। और फिर अगर प्रोटीन बनेगा किसे? यानी जब एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड आपस में जुटेंगे तो इससे क्या मिलेगा हमें? प्रोटीन। तो इसमें हमें एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यहां से अंदर की ओर एनर्जी जाएगा। फिर लैक्टोज, लैक्टोज जो है वो यानी कितने कार्बन का? 12 कार्बन का, जो क्या देगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो यहां पर क्या निकलेगी? यहां से एटीपी रिलीज होगा, ना कि एटीपी लेगा। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन कौन सा? तो बोथ 1 and 3 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी लिबरेटेड हाई एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द फॉस्फेट बॉन्ड। द लिविंग सिस्टम एंजाइम, ओके 169 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बायोकैटलिस्ट एक्सेलरेट द रेट ऑफ गिवन मेटाबॉलिक रिएक्शन, सही है। बायोकैटलिस्ट आर जनरली प्रोटीन, सही है। एंजाइम प्रोटीन होता है। एंजाइम कैटलाइज डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, वो भी सही है। तो ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। 170 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट? तो दे गेट डू नॉट अकर इन लिविंग सेल। कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट लिविंग सेल में नहीं होता है, जबकि एंजाइम लिविंग में होता है। उसी तरह से दे गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर। कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर में डीनेचर नहीं होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। एंजाइम कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन बाय, एंजाइम जो है बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ये ग्राफ में भी समझा चुके हैं आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन 172 रीड द फॉलोइंग, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम। अगर टेम्परेचर लो है तो प्रिजर्व द एंजाइम, ओके सही है। उसके बाद में एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर, नहीं ऑप्टिमम टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता है, गलत हो गया बात ये। सी क्या है? एंजाइम गेट डीनेचर एट हाई टेम्परेचर, हाँ एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर डीनेचर होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कॉम्पीट विद द प्रोडक्ट फॉर्म, गलत। और ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही है, देखिए ए एंड सी राइट। 173 एंजाइम कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल आर, कभी भी लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल में आएगा तो क्या होगा? हाइड्रोलाइजेज एंजाइम आता है, यानी H2O को निकालने वाला। फिर माइकलिस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एंजाइम इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ V मैक्स, यानी कि जिस V मैक्स का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये बात याद रखना, ये डेफिनेशन ही लिखाया है मैंने आपको। फिर आइए आप कैटलाइजेज कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ टू सबस्ट्रेट, कौन? तो कैटलाइजेज कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ टू सबस्ट्रेट, पेप कार्बोक्सिलेज। यहां पर पेप कार्बोक्सिलेज, क्योंकि इन्वर्ट करने का काम अमाइलेज ग्लूकोज के लिए है, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज एमिनो एसिड को ट्रांसफर करने के लिए। तो पेप कार्बोक्सिलेज क्या करता है? कैटलाइज कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट, ओके। अब लाइए फिर देखते हैं हम लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम दैट कैटलाइज 176 the enzyme that catalyze the conversion of glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate is the anisomерase। ये आपको मैंने आइसोमेरेज, फिर आपको ईपीमरेज, ठीक है, और आइसोमेरेज, ईपीमरेज और एक और एग्जांपल आपको दिया था। ये तीनों जो है वो आइसोमेरेज के टाइप हैं, आइसोमेरेज, ईपीमरेज, एक और था ध्यान नहीं आ रहा अभी, आपको मैंने दिया है नोट्स में, आप देखिएगा। तो एन आइसोमेरेज एंजाइम का ये काम है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सबस्ट्रेट, 4 स्टेटमेंट दिया। द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, गेट डीनेचर एट 50 डिग्री सेल्सियस, ये सारा चीज हो गया। और फिर थर्ड में प्रोस्थेटिक ग्रुप था टाइटली बाउंड टू द एंजाइम, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। ए और डी ये जो है वो करेक्ट है। एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ओके। और
select prosthetic group are tightly bound to the apo enzyme, क्योंकि coenzyme loosely bound होता है, prosthetic group tightly bound होता है. Next question, all enzymes are protein except, तो राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियेज पी नोट्स में लिखाया है मैंने, इसीलिए मैं आपको बार बार बोला था कि जो नोट्स का रिवीजन करेगा उससे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे. साइनाइड किल एन एनिमल बाय, साइनाइड भी मैंने लिखाया आपको. तो साइनाइड किल एनिमल बाय क्यों? क्योंकि इनहिबिट करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को, जिसका सबस्ट्रेट साइटोक्रोम सी से है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग एंजाइम बिलोंग टू, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने वाला, तो ऑक्सीडोरिडक्टेज के डेफिनेशन में मैंने दिखाया था, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन करवाता है या फिर इलेक्ट्रॉन का यानी हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर के लिए है. तो यहां पर क्वेश्चन वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग एंजाइम बिलोंग टू, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज. हाइड्रोजन आयन का मतलब वो हाइड्रोजन आयन रहेगा तो उसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो ट्रांसफर करवाएगा, तो वहां पे ऑक्सीडो रिडक्टेज आता है. ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे डिस्कस हो गए. अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट रहे तो भी आप कॉल करके पूछ लीजिएगा. ओके, थैंक यू.